हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर यानी सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है बोर्ड द्वारा, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो सेशन है आपके लिए, आज के इस सेशन में हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए और सीधा अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं अपने इस पेपर को। इसमें दोस्तों जो समय रहेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक कितना रहेगा, 70 नंबर का रहता है। और जो आपका एग्जाम पैटर्न दोस्तों 2023 का वो चेंज हो गया है। आज इसकी हम बात आगे करते हैं। इसमें कह रहा है कि जो सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहता है और जो 15 मिनट आपको दी जाएगा, पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पहले 15 मिनट जो रहेगा दोस्तों आपको पढ़ने का दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपके पेपर के बारे में कि आपके पेपर को जो संरचना रहती है, कैसा पैटर्न रहेगा। तो ये देख लेते हैं संरचना कैसे रहेगी आपके पेपर की। इसमें कह रहा है कि जो आपका पेपर रहेगा दोस्तों 2 खंडों में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में। यहाँ देखिए लिखा साफ साफ कह रहा है कि एक खंड आ में और एक खंड में बटा रहेगा। और जो आपका खंड आ रहेगा दोस्तों, ये कह रहेगा कि 20 नंबर का बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। यानी जो आपका खंड आ रहेगा इसमें 20 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, टोटल कितना हुआ 20 नंबर। और जो आप खंड आ रहेगा किस तरह का प्रश्न रहेगा दोस्तों, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग तो कह रहा है कि जिसका आपको आंसर लिखना है, किस में लिखना है, OMR शीट में लिखना है। और OMR शीट में भरते समय ये ध्यान रखना है कि आप उसको जो आंसर आप लिख दिए हैं उसको दोबारा काटना नहीं है, उसको मिटाना नहीं, इरेज नहीं करना है और व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है। अगर आप ये सारी गलती करते हैं तब आपका आंसर सही होते हुए भी गलत कर दिया जाएगा। क्या क्या करने पर, अगर आप क्या कर दिए, काटपीट कर दिए हैं, इरेज कर दिए और व्हाइटनर का प्रयोग कर दिए हैं तब। इसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग खंड बा में, तो खंड बा आपका रहेगा 50 नंबर का। अगर मान लीजिए आपका पेपर 70 नंबर का है ना, कितने नंबर का, 70 नंबर का है, तो 70 नंबर से 20 नंबर बहुविकल्पिक प्रश्न बन गया। क्या बन गया, खंड आपका आ बन गया। तो बचा कितना, 50 नंबर। यानी जो आपका खंड बा रहेगा दोस्तों, ये कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेगा, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेगा, लिखने के लिए रहेगा। इसमें आपको लिखने के लिए रहेगा और एक मानचित्र संबंधी कार्य आता है सामाजिक विज्ञान का, वो रहेगा। इसके बाद करना क्या दोस्तों, अगला पॉइंट दे रहा है आपको कि प्रत्येक प्रश्न का जो अंक रहेगा उस प्रश्न के आगे लिखा रहेगा, उस अंक के सम्मुख अंकित रहेगा। एक बात दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में 2 मानचित्र मिलेगा। एक जो इतिहास है, इतिहास के लिए मिलेगा, और एक मिलेगा आपको जियोग्राफी, भूगोल के लिए मिलेगा। तो आपको जब उसको फिलअप कर लेंगे, भर लेंगे, तो भरने के बाद आप उसको मजबूती के साथ, आपको वहाँ पे स्टेपलर दिया जाएगा या तो धागा दिया जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से उसको बांध दीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनर कापी इकट्ठा करते समय या कापी को खोलते समय, चेक करते समय वो बाहर निकल ना पाए, है ना। इस तरह से आप उसको संलग्न करिएगा। इस तरह से जो हो जाएगा आप पॉइंट 8वां है। 9वां पॉइंट कह रहा है कि जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए इनको मानचित्र के स्थान पर उनको मानचित्र नहीं दिया जाएगा, जो दृष्टिबाधित हैं और जो इनको केवल लिखने के लिए दिया जाएगा, बस इनको मानचित्र को दर्शाने के लिए नहीं दिया जाएगा, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं खंड आ कह रहा है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। खंड आ में दोस्तों क्या रहेगा, पूरी प्रश्न क्या रहेगा, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो दोस्तों जो वियना की संधि हुई थी किसके साथ हुई थी, नेपोलियन के साथ। किसके साथ हुई थी, नेपोलियन के साथ हुई थी। और जो वियना की संधि दोस्तों ये ड्यू मेटरनिख की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन किसके साथ हुई थी, नेपोलियन के साथ हुई थी। इसलिए इसका संबंध किसके से हुआ, नेपोलियन के साथ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। दोस्तों बेल्जियम मॉडल है, इसका महत्व ये होता है कि जो वहाँ पे फ्रेंच और डच थे, कहाँ पे, बेल्जियम में, उसमें दोनों लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या दिया गया, दोनों को समान अवसर दिया गया। तो आपका जो सा नंबर दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा। इन संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, किसके माध्यम से, बेल्जियम मॉडल के माध्यम से दिया गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला कह रहा है कि 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% कम क्यों गिर गई।
दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। क्योंकि दोस्तों जब 1928 की बात करते हैं हम लोग, उस समय विश्व में महामंदी आ गई। क्या आ गई थी? महामंदी आ गई थी, जिसके कारण जो सभी वस्तुएं थी सब बहुत ही सस्ती हो गई थी। उनकी जो मूल्य था, मूल्य में बहुत भारी गिरावट आया था। तो जब महामंदी आ गई तो इसी कारण क्या हुआ, गेहूं की कीमत घट गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महामंदी कारण या ऐसा हुआ था। अगला कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। दोस्तों जो ब्रेटन वुड्स है ये अमेरिका में कहाँ स्थित है, यूएसए। चाहे दोस्तों यूएसए बोले चाहे अमेरिका बोले, आपका दोनों क्या रहेगा, सही रहेगा, है ना। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ पे है, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन से क्वालिटियां हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो क्या कहते हैं संघीय सरकार में नहीं सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगर बात करें हम कठोर संविधान की, तो जो हमारा संविधान दोस्तों कठोर नहीं है। क्या ये कठोर नहीं है? क्यों नहीं कठोर है? ये दोस्तों कहीं कहीं पर कठोर है, कहीं कहीं पर लचीला है। दोनों तरह का हमारा संविधान है। और सेकंड कह रहा है कि शक्तियों केंद्रीकरण, जो दोस्तों शक्तियां हैं संघीय सरकार में क्या है कि शक्तियों को बंटवारा किया गया है, एक राज्य में और एक केंद्र में। तो दोस्तों ये क्या है, जिसमें क्या कहते हैं केंद्र को शक्तिशाली माना गया है। तो यहाँ जो कह रहा है शक्तियों को केंद्रीकरण कर दिया गया है, ये भी सही है। यानी संघीय सरकार में शक्तियों केंद्रीकरण किया गया है, ये सही है। सेकंड क्या है कि संघ और राज्यों में शक्तियों को बंटवारा किया, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों क्या है, केंद्र का ही न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के अधीन मतलब कर दिया गया है ना। तो इस तरह से जो आपका आ नंबर है कठोर संविधान अपने भारत कहाँ संघीय सरकार का है, ये आपका गलत नहीं है। क्यों गलत है? क्योंकि जो संघीय सरकार से संबंधित कौन सा है, कठोर संविधान दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जो कठोर संविधान है ये संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का क्या कारण है। सामाजिक विभाजन का क्या कारण है? दोस्तों जो सामाजिक विभाजन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और जो इस तरह के जो सामाजिक विभाजन है इसके आधार पर समाज का विभाजन किया जाता है। तो आपका धर्म भी है, भाषा भी है, और लिंग होता, जाति होता, वो भी क्या हो जाता, सामाजिक विभाजन का कारण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ व बा दोनों, आ व बा दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्म के आधार पर भी, भाषा के आधार पर भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। लैंगिक विभाजन दोस्तों क्या होता है कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के आधार पर बांट दिया जाता है। तो कह रहा है क्या कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका को ही हम लोग लैंगिक विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि जो राष्ट्रवाद का उदय है सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो ये हुआ था कहाँ दोस्तों, फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ये दोस्तों राष्ट्रवाद हो गया। अगर हम बात करें किसकी, पुनर्जागरण किसकी बात करते हैं, तो पुनर्जागरण की। तो पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में। कहाँ हुआ, इटली में हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद कह रहा है ना। तो राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ, फ्रांस में। कहाँ पे हुआ, फ्रांस में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यू मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। दोस्तों जो ड्यू मेटरनिख हैं इन्होंने किस दार्शनिक को समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है। तो किसको माना है, जियुसेप्पी मैत्सनी। किसको माना है, जियुसेप्पी मैत्सनी को सबसे खतरनाक दुश्मन माना है हमारी समाज की व्यवस्था का। अगला कह रहा है क्या कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि। आपको बताना है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि जो नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ व बा दोनों हो जाएगा। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों जो मृदा होती है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, जैव संसाधन और संभावित संसाधन। दोस्तों जो मृदा होती है, मृदा क्या होती है, नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। नवीकरणीय क्या होता है दोस्तों कि अगर हम जिस चीज़ का या जिस हम संसाधन का एक बार उपयोग कर लेते हैं उसका हम लोग दोबारा उपयोग करने के लायक बना लेते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद किसी भी संसाधन अगर हम लोग उसको दोबारा उपयोग करने के लायक बना लेते हैं उसको बोला जाता है नवीकरणीय योग्य संसाधन।
जैसे मान लीजिए अगर भूमि है, भूमि अगर हम एक बार फसल को उपजा लेते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, भूमि को हम लोग उपजाऊ करके फिर से उस फसल का उत्पादन करते हैं। तो जो मृदा दोस्तों, मृदा क्या है, नवीकरणीय युक्त संसाधन है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। ये जो भूमि दोस्तों, भूमि में पंजाब में ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पे भूमि संकुचन पड़ रहा है। दोस्तों वहाँ क्या होता है कि अधिक सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ क्या होता है, जो मिट्टियाँ होती हैं बह जाती हैं। जब बह जाती है तो वहाँ क्या होता है, भूमि का संकुचन होने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, पंजाब में क्या हो रहा है, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि संकुचन हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। भारत के किस राज्य में जो शिशु की मृत्यु दर है सबसे कम है। तो कौन सा राज्य दोस्तों, केरल ऐसा राज्य है जहां पर शिशु की मृत्यु दर सबसे कम है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है मृत्यु दर, ठीक है ना। सबसे कम कहाँ पे, केरल में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, हरियाणा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों उद्यम का स्वामित्व, उद्यम के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। दूसरे मान लो कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो उद्यम है, जो आपका उद्योग है, उसका स्वामी, जो उसका मालिक है, अगर वो अकेला है तो उसका हो जाएगा निजी क्षेत्र हो जाएगा। अगर वहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पे क्या है, मालिक है, सरकार के अंदर कार्य करता है, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भूचरण से क्या तात्पर्य है। जो भूचरण दोस्तों, भूचरण से क्या तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कोई मिट्टी है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है क्या होती है, उपजाऊ होती है। अगर मिट्टी की दोस्तों ऊपरी सतह ही बह जाएगी, कट कर, क्षरण मतलब क्या था, कट कर बह जाना। अगर भूमि की ऊपरी सतह ही अगर बह जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, भूमि क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बह जा रही है तो नीचे क्या बच गया, अनुपजाऊ मिट्टी बच गया। इसका मतलब अगर भूमि के क्षरण हो रहा है, इसका मतलब भूमि का अनुपजाऊ होना तय है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि गोंडवाना कोयले का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। जो गोंडवाना कोयला दोस्तों, कोयले का एक प्रकार है, क्या नाम है, गोंडवाना कोयला। तो इसका जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। चंबल घाटी में गोंडवाना कोयले नहीं पाई जाती हैं, बल्कि दामोदर, महानदी, सोन नदी और वर्धा जो नदी घाटियाँ हैं, इसमें गोंडवाना कोयले का जमाव पाया जाता है। इतना कंफर्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। कह रहा है क्या कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए जो अगर कोई क्या ग्रामीण है, क्या है, ग्रामीण है और भूमिहीन क्या मजदूर है, अगर मजदूर को उसका विकास करना है, क्या करना है, उसको विकास करना है, तो उसको उस मजदूर को अधिक मजदूरी देकर हम उसको विकास कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देकर, अगर मान लीजिए जो मजदूर है भूमिहीन है, क्या है, भूमिहीन है, तो वो उपज कर ही नहीं पाएगा। तो इससे बढ़िया यह है कि आप उसको अधिक मजदूरी देकर उसका विकास कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है, जो व्यापार को रोकने में सहायक नहीं है। दोस्तों आपको जो सा नंबर है, यानी विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों, ये व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो व्यापार अवरोधकों का लक्षण कौन सा नहीं है, सा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है कि ऐसे स्रोत जिनका हम प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कोयला हुआ, तो कोयले का प्रयोग हम करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, ये एक समय ऐसा आएगा जो खत्म हो जाएगा। तो जो जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भूतापी ऊर्जा का दोस्तों भूतापी ऊर्जा है, ये क्या हो जाएगा कि भूतापी ऊर्जा की एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको बताना कि ऐसा कौन सा स्रोत है जो ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी आपको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है, देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश में वृद्धि हुई है, ये सही है आपका। सेकंड कह रहा है क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, सुदृढ़ हो गई है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा,
द नंबर आपका सही हो जाएगा कि जो वैश्वीकरण हुआ है, वैश्वीकरण का जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनके निवेश में वृद्धि हुई है और भारत के अधिकांश भागों में इनका नियंत्रण हो गया है और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हो गया है। इस तरह से आपको तीनों आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी आपको उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग खंड बा की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, खंड बम दोस्तों आपका क्या रहेगा, वर्णात्मक प्रश्न रहेगा और जो आपका इसमें कह रहा है कि उत्तर आपको जो लगभग कितने नंबर देना है, 80 शब्दों आपको उत्तर देना है। और कितने नंबर दोस्तों, ये खंड बा रहेगा आपको 50 नंबर का रहेगा। अब पहला को दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दोस्तों कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। और ये अगर आप इसका आंसर देते हैं दोस्तों तो आपको कितने शब्दों में देना पड़ेगा, 80 शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा करना है आपको। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सेकंड कर सकते हैं क्या, कि 1928 से 34 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसका आपको आंसर कितने शब्दों में देना है दोस्तों, 80 शब्दों में देना है। चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, दोनों के लिए कितना नंबर मिलेगा, 4 उसके लिए दिया जाएगा, 4 इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है क्या, कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं करते, सेकंड कह रहा है कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करना है आपको। यहाँ पर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसकी विवेचना करना था। अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति, इसकी जो भूमिका है इसकी विवेचना करना है, ठीक है ना। चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, एज यू विश, जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगला बात कर देते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है, कौन, ऊर्जा, ठीक है ना। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का स्पष्ट करना जो आपका मत है। तो दोस्तों आप करना है कि जो आर्थिक विकास हो रहा है ऊर्जा के कारण, इस पर जो आपका मत है कि ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, इस पर आपको मत लिखना है, अपने विचार लिखना है। इसके लिए दिया जाएगा कितने नंबर, 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, आपको इस पर तरह लिखना है। जैसे जो परिवहन है, जो संचार माध्यम है, जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, ये किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों है और ये किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाती है, इस पर आपको तर्क लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती विवेचना कीजिए। दोस्तों बहुउद्देशीय कंपनियां हैं, ये अपने उत्पाद की उत्पादन लागत, जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय अपने जो लागत है, लागत को कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करते हैं, आपको ये बताना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके बदले में आपको अथवा क्या दिया है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना करना है। जो अच्छे बाजार हैं इसके प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कर दीजिए बस, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पे अब आपका आगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। इसमें अब आपको 150 शब्दों का आंसर देना है, ठीक है ना। अभी तक तो 80 शब्द आया था, अब कितना आ गया, 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। और जो कितने नंबर रहेगा, सब 6 नंबर का दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। इसके दोस्तों अगर आप इतना लिखते हैं तो इसके लिए आपको दिया जाएगा 4 नंबर। कितना दिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाएगा। और इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिएगा, अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो इसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर, यानी 4 2 कितना हो गया, 6 नंबर। यहाँ दोस्तों 2 भागों में बढ़ गया क्वेश्चन। देखिए पहला कह रहा है क्या, कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और इसे क्यों खत्म कर दिया गया। आपको अगर रीजन लिखते हैं कि क्यों चलाया गया था तो इसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। और जो असहयोग आंदोलन को बंद करने का क्या रीजन था, इसके लिए आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, इसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर। क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, अगर इस पर लिखते हैं आप तो आपको कितना मिलेगा, 4 नंबर। दोनों लिखने पर आपको मिलेगा 6 नंबर। क्या मिलेगा, 6 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का कह रहा है कि
लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ क्या है? इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का आपको उल्लेख करना है कि लोकतांत्रिक सुधार को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर इस टॉपिक पर आप लिखते हैं तो आपको दिया जाएगा कितने नंबर? 4 नंबर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लिख देते हैं कि लोकतांत्रिक सुधार क्या होता है तो इस पे आपको मिलेगा 2 नंबर। इस तरह से कितना हो जाएगा? 6 नंबर। आगे कह रहा है क्या कि वैध शासन का अर्थ क्या है और लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं जिम्मेदार एवं बौद्ध से क्या है वैध सरकार का गठन करता है। यानी वैध शासन होता क्या है आपको ये बता देना है। इसके बाद कह रहा है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार है एवं वैध सरकार का गठन करता है, आपको ये बता देना है। कितना मिल जाएगा आपको? 6 नंबर दे देगा एग्जामिनर। आगे क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। इस पर आपको 6 नंबर दिया जाएगा। और अगला कह रहा है अगर आप उसको नहीं करते हैं आगे कर दीजिए कि इसमें कह रहा है क्या कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए क्या कह रहा है कि इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। इस पे आपको मिलेगा क्या? 6 नंबर। अगर दोस्तों अगर आप भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हैं तो इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर। और इन मोटे अनाजों को उत्पादन करना है, पैदावार करना है तो इसके लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। अगर आप इसका वर्णन करते हैं तो इसके लिए आपको मिलेगा कितना? 4 नंबर। दोनों का अगर वर्णन करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको? 6 नंबर दे देगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। कह रहा है क्या कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित आपको उत्तर देना है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन समझिए आप क्या कह रहा है कि असंगठित क्षेत्रक हैं, जो असंगठित क्षेत्रक हैं श्रमिक सामाजिक विभाजन के शिकार भी हैं। ठीक है ना। इस पे आपको तर्क देना है कि क्या ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है क्यों सही है। इसके लिए कितना मिलेगा आपको? 6 नंबर दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं करने की इच्छा है, सेकंड करना है तो सेकंड कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है इसको बताएंगे आप तो इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्या है क्या कि मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन करना है आपको कि अगर मानव विकास के जो मूलभूत अवयव हैं इनको अगर मापना है तो आप किस तरह से मापेंगे, आप इसका वर्णन कर दीजिए। आप कितना मिल जाएगा? 4 नंबर मिल जाएगा। टोटल कितना हुआ? 6 नंबर टोटल हो गया। तो अब आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ मानचित्र कार्य क्या है। मानचित्र कार्य को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं मानचित्र कार्य क्या है। तो यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र संबंधी कार्य यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के जो रेखा मानचित्र रहेगा कि सिंबल दर्शाना। इस तरह के जो सिंबल दोस्तों इससे दर्शाना है। और क्या करना है कि नाम सही व सही अगला हेतु आपको आधा नंबर दिया जाएगा। दोस्तों करना क्या है कि जो आपको वहाँ मैप मिलेगा, मैप में लेने के बाद करना क्या है आपको कि वहाँ पे जो इसे हम पहला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप करना क्या दोस्तों, आप वहाँ उस स्थान का नाम बताएंगे और उस क्या करना है कि जो आपको वहाँ मैप रहेगा मैप में उसको भर देना है। बस भर देने के बाद अगर आप वहाँ पे सही भरते हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा आधा नंबर। और उसका अगर नाम लिख देते हैं तो इसके लिए मिल जाएगा आपको आधा नंबर। इससे टोटल कितना मिल जाएगा? एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पहला स्थान को दोस्तों बताना है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ दोस्तों अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर में ये हुआ था। अमृतसर में ये हुआ था दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक अलग सेशन दे दूंगा कि मानचित्र कैसे भरा जाता है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट मानचित्र बता देंगे कि ये स्थान यहाँ पे पड़ता है। तो अभी हम बता दे रहे हैं कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया तो कहाँ किया था दोस्तों? डांडी। कहाँ पड़ता है? डांडी गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। क्या कहता है? किसानों ने आंदोलन किया था। तो नील खेती कहाँ की दोस्तों? चंपारण। कहाँ पे? चंपारण में क्या किया था?
कि महात्मा गांधी ने नील खेती के लिए किसानों ने आंदोलन करवाया था। चंपारण पड़ेगा कहाँ? चंपारण पड़ेगा बिहार में। कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। अगला कह रहा है कि वह जहाँ सूती वस्त्र मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, कहाँ किया था? अहमदाबाद में। कहाँ किया था? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा दोस्तों? गुजरात में पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नागपुर। कहाँ हुआ था? नागपुर में अधिवेशन हुआ था। वहाँ नागपुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है। इतना आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगर क्या है इसमें दोस्तों। अब दृष्टिबाधिर के लिए आ गया है कि अब आपके यहाँ केवल प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस। जो आपके यहाँ प्रश्न पूछा है आपको इसका उत्तर दे देना है बस, और जिसके लिए आपको एक एक नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब पड़ता है। नमक बनाना कहाँ प्रारंभ हुआ? डांडी में हुआ, गुजरात पड़ेगा। नील खेती कहाँ पर हुई थी? चंपारण बिहार में। सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात पड़ेगा। और 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है ना। अब आइए देख लेते दोस्तों, ये तो आपकी हिस्ट्री का था। अब जियोग्राफी का एक मैप आपको मिलेगा, उसको आपको भरना रहेगा। ये आप देख लीजिए। यहाँ क्या कह रहा है कि अब दिए गए भारत के मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाना है। क्या करना है आपको? दर्शाना है। अब दोस्तों वहाँ पे जो सिंबल था हिस्ट्री में, हिस्ट्री सिंबल किस तरह था? इस तरह था, है ना। इस तरह का हिस्ट्री सिंबल था। लेकिन यहाँ पे आपको प्रत्येक चीज़ का अलग अलग सिंबल दिया है। देखिए सबका अलग अलग सिंबल दिया है, तो आप सबको अलग अलग सिंबल से दर्शाते हुए प्लस उसको अपनी कॉपी में और मानचित्र में नाम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का आप एक उद्यान का नाम लिख दीजिए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान लिखना है। तो सर जो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान बात करते हैं हम लोग, तो एक सुंदरवन उद्यान है। क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का एक उद्यान हो गया। सेकंड कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है इस पर जो बांध बनाया गया है उस बांध को बताना है। तो दोस्तों नर्मदा नदी पे बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक प्रमुख कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात पड़ता है। तो आप गुजरात जो राज्य रहेगा उसमें जाकर सरदार सरोवर बांध को दर्शा देंगे कि यहाँ पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला कह रहा है क्या कि जो महानदी है, महानदी को आप चिन्ह दर्शाना है। दोस्तों जो महानदी है, महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाकर पश्चिम बंगाल में गिरती है। जो महानदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा जाकर कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। दोस्तों मैं इसके लिए आपको एक अलग सेशन दूंगा, वहाँ पे आपको विथ मैपिंग करके बताऊंगा कि कहाँ से जाती है किरण। ठीक है ना, कहाँ से नदी बहती है। अगला कह रहा है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र बताना है आपको। दोस्तों जो झारखंड का है, झारखंड का एक है कौन सा है? झारिया। क्या है? झारिया है। झारिया एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? कोयला क्षेत्र। कहाँ का? झारखंड का। तो आप किस सिंबल दर्शाएंगे इसको? ट्रेंगल के सिंबल से दर्शा देंगे। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन बताना है। क्या आपको? एक बंदरगाह का नाम बताना जो कहाँ पे हो? पूर्वी तट पर स्थित हो। तो पूर्वी तट पर स्थित दोस्तों सबसे प्रसिद्ध कौन कौन सा? एक मुंबई बंदरगाह है, अगर आप उसको दर्शाना है उसको दर्शा दीजिए, तो एक कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है ना। तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दृष्टिबाधिर के लिए करना है क्या दोस्तों। अब यहाँ पे उनको दर्शाना नहीं रहता है दृष्टिबाधिर के लिए, केवल नाम लिख देंगे बस दृष्टिबाधिर के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है ना। इसमें कह रहा है क्या कि पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिख दी जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। नर्मदा नदी बांध का नाम बता दी, सरदार सरोवर बांध है। उत्तर भारत की एक नदी क्या नाम है दोस्तों? गंगा उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है। इसके बाद कह रहा है कि झारखंड प्रांत का एक कोयला खान बता दीजिए, तो कौन सा? झारखंड में कौन सा? झारिया है। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम बता दीजिए, जो क्या है? मुंबई बंदरगाह है और कोच्चि पत्तन है। आप कुछ भी कर दीजिए। ठीक है ना, एज यू विश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।